नमस्कार, आई एम डाइटिशियन कशिश और हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल गुप्ता। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन क्या हैं और इससे बचाव कैसे करें। तो सर, डायबिटीज़ के एक्यूट कॉम्प्लिकेशन क्या हैं और जिन्हें ये कॉम्प्लिकेशन फेस होते हैं तो उससे बचाव कैसे करें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन आजकल डिजीज हो गई है। तो डायबिटीज़ को जानना क्यों ज़रूरी है। डायबिटीज़ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो अगर डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो डायबिटीज़ दो तरह के मेन कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एक तो कॉम्प्लिकेशन होता है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन और दूसरा होता है क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि सडन होते हैं और कुछ ही दिनों के लिए होते हैं, लेकिन ये सीरियस होते हैं। दूसरे होते हैं क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे डेवलप होते हैं, लेकिन ये उतने सीरियस नहीं होते, लेकिन ये अचानक बहुत ऐसी बीमारी कर देते हैं, ऐसी दिक्कतें पैदा कर देते हैं शरीर में, जिससे कि शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि एक्यूट कॉम्प्लिकेशन क्या है और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो चलिए बात करते हैं डायबिटीज के एक्यूट कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो अगर डायबिटीज के एक्यूट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। होता क्या है, जब डायबिटीज की बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ा होता है, ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी होती है, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज 400 या 500 से ज़्यादा होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इस ब्लड शुगर को या ब्लड ग्लूकोज को हमारा शरीर जो होता है वो यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकती है। कैसे होती है, जब हमारा शरीर की सेल्स ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, यूज़ नहीं कर पाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में फैटी एसिड जो हमारी बॉडी का होता है, फैट्स होते हैं, तो वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं और ये फैटी एसिड से एनर्जी लेने के लिए सेल्स इनको छोटे छोटे और भी पार्ट में कन्वर्ट करती है, जिससे कि एसिड की मात्रा बढ़ जाती है हमारे शरीर में। पहले तो ब्लड की मात्रा ब्लड में बढ़ती है और उसके बाद पूरे शरीर में बढ़ जाती है। तो इसमें एक एसिटिक एसिड या कीटोन्स, जिसको एसीटोन बोलते हैं, तो इनकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज का, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का। और अगर ये किसी को हुआ है तो वो पेशेंट को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, घर में रहकर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो आइए अब ये जानते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो अगर हम कीटोएसिडोसिस की बात करें तो पेशेंट को पेट में बहुत ज़्यादा पेन होगा, वॉमिटिंग होगी, नौशिया होगा। इसके अलावा पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा और पेशेंट अगर इसको सही समय पर ट्रीट ना किया गया तो पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरी में जा सकता है, मतलब पेशेंट की बेहोशी हो सकती है और फर्दर कोमा में भी जा सकता है, जिसको कि डायबिटिक कोमा बोलते हैं। तो डायबिटिक एसिडोसिस एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज का, जो कि प्रिवेंट किया जा सकता है या उसका सही समय पे उपचार किया जा सकता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपर ऑस्मोलर कोमा। हाइपर ऑस्मोलर कोमा क्या होता है, जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ती है, वैसे इसमें भी बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे एसीटोन या कीटोन्स की मात्रा नहीं बढ़ती है, क्योंकि ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा होती है, 400 या 500 या कभी कभी 600 शुगर भी चली जाती है। तो इसकी वजह से हमारा ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है और ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है ब्लड की। तो ऑस्मोलरिटी बढ़ने से ब्रेन में और जो और भी अंग हैं हमारे शरीर के, उनमें कॉम्प्लिकेशन होता है। तो ये हाइपर ऑस्मोलर कोमा बोलते हैं। ये दो मेन कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन। अब हम ये जानते हैं कि क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो अगर हम क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो बेसिकली जितने हमारे मेजर ऑर्गन होते हैं वो डायबिटीज से अफेक्ट होते हैं। तो अगर हम किडनी की बात करें तो इसको बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ये क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि जितनी माइक्रोवेस्कुलेचर होता है हमारी बॉडी में, जैसे कि आर्टरियोल्स होती है, वेन्यूल्स होती हैं, तो अगर ब्लड शुगर बहुत दिनों तक बढ़ी हुई है, 5 साल से ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो ये हमारे शरीर की जो वेसल्स हैं, स्पेशली जो आर्टरियोल्स हैं, ये डैमेज होने लगती हैं। तो किडनी की जो आर्टरियोल्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होंगी, स्क्लेरोसिस हो जाती है, तो इसको बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसमें कि किडनी धीरे धीरे खराब होने लगती है और अगर इसको सही समय पे उपचार नहीं किया गया तो एंड स्टेज रीनल डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि डायबिटिक किडनी डिजीज या क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं, और किडनी खराब होना भी बोलते हैं या रीनल फेल्योर भी बोलते हैं। तो ये एक डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये भी एक माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होता है। तो
तो इसमें क्या होता है कि न्यूरोपैथी में क्या होता है, जो हमारी नर्व्स होती हैं वो भी, उनमें भी ब्लड सप्लाई होती है। बहुत महीन महीन जो नर्व्स वेसल्स होती हैं जिनको आर्टरियोल्स बोलते हैं, तो ये आर्टरियोल्स नर्व को ब्लड सप्लाई करती हैं। लेकिन जब ये आर्टरियोल्स खराब हो जाती है तो न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी या डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। इसके सिम्टम होते हैं कि पैरों में झंझनाहट होना, सुन्नपन होना या पेन होना या जलन होना। तो ये पैरों से शुरू होती है लेकिन हाथ में भी आ जाती है, तो इसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। अगर इसका सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा असुविधा होती है, पेन होता है, सुन्न हो जाता है। कभी कभी पेशेंट को अगर कोई चीज़ चुभ भी जाती है पैर में तो उसको पता नहीं लगता है, मतलब सुन्नपन हो जाता है। अगर ये मोटर नर्व्स की वीकनेस होती है तो पैर आदमी चल भी नहीं पाता है, मतलब उसको वीकनेस हो जाती है, पैर से चल भी नहीं पाएगा, तो इसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसके अलावा एक और कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये भी क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या होता है, जो रेटिना की वेसल्स होती हैं वो वेसल्स खराब हो जाती हैं। तो पेशेंट को जो रेटिना खराब हो जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेटिना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आई का, जिसको हम लैंग्वेज में पर्दा बोलते हैं, कि आंखों का जो पर्दा खराब हो जाना। तो अगर रेटिना खराब हो जाएगा तो इसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, और ये वर्ल्ड में ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा कारण है डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो अगर हम सही समय पे इसके सिम्टम जान लें तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो धीरे धीरे रेटिना की ब्लड सप्लाई इम्पेयर हो जाती है, खराब हो जाती है, और धीरे धीरे करके रेटिना खराब हो जाता है। इसको बेसिकली ऐसे नहीं डायग्नोज किया जा सकता है। जो आई के डॉक्टर होते हैं वो आँख की पुतली फैला के और आँख के अंदर एक मशीन होती है ऑप्थेल्मोस्कोप, उससे देखते हैं, उससे पता लगता है कि रेटिना में खराबी है कि नहीं। तो अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है तो ये भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। तो ये 3 कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा कुछ मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, जिसमें कि बड़ी नसें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया, तो उसमें छोटी वेसल्स जिसको कि आर्टरियोल्स बोलते हैं वो इन्वॉल्व होती है। लेकिन मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में बड़ी नसें इन्वॉल्व होती हैं। बड़ी नसें कहाँ पे होती हैं, हार्ट में होती हैं, लीवर में होती हैं, ब्रेन में होती है और हाथ पैरों में होती हैं। तो हार्ट की बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हार्ट को इन्वॉल्व करने का, उसमें हार्ट की वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाता है। जैसे कि हम सुनते हैं आजकल कि इस व्यक्ति को एमआई हो गया, हार्ट अटैक बढ़ गया, तो ये डायबिटीज़ का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि डायबिटीज़ में नसों के अंदर जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है, तो डायबिटीज़ की वजह से धीरे धीरे उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। तो उसमें ब्लॉकेज की वजह से अगर पूरी ब्लॉक हो गई तो उसको हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो ये भी डायबिटीज़ का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक भी डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है। जो ब्रेन में नसें होती है, वेसल्स होती हैं, उनमें धीरे धीरे क्लॉटिंग हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती हैं, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। तो अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी तो ब्रेन के अंदर जो नसें हैं वो धीरे धीरे ब्लॉक हो जाएंगी, और ब्लॉक होने के बाद अगर सडन ब्लॉक होती है तो ब्रेन स्ट्रोक पड़ता है और आदमी को लकवा हो सकता है या पैरालिसिस हो सकती है। तो ये भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। एक और कॉम्प्लिकेशन है जिसको बोलते हैं पीएडी, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। तो जो हमारे हाथों की या पैरों की जो बड़ी नर्व वेसल्स होती हैं उनमें भी ब्लॉकेज हो जाता है। जैसे हार्ट में ब्लॉकेज होता है, ब्रेन में ब्लॉकेज होता है, वैसे पैरों की नसों में ब्लॉकेज होता है। तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। तो ये भी डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन है। और अगर ये कॉम्प्लिकेशन होता है तो पेशेंट को शुरू में बहुत पैरों में सीवियर पेन होता है, चलने में दिक्कत होती है, और धीरे धीरे उसके पैरों में अल्सर बन जाते हैं, और ये अल्सर अगर इन्फेक्ट हो गए तो डायबिटिक फुट हो जाता है। और ये डायबिटिक फुट को अगर सही समय पे ट्रीट नहीं किया गया तो कभी कभी पेशेंट के पैर काटने की भी नौबत आ सकती है। तो ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो ये मेजर कॉम्प्लिकेशन होते हैं डायबिटीज के। अभी तक हमने जाना कि डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। अब ये बताइए कि डायबिटीज़ का सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है। अगर हम डायबिटीज के सीरियस कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो 2-3 बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है और एक ये मेडिकल इमरजेंसी होती है। पहचाने कैसे? पेशेंट को, अगर डायबिटीज का पेशेंट है और उसकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मोर देन 500 है, साथ में पेशेंट को पेन एब्डोमेन हो रहा है, साथ में वॉमिटिंग हो रही है, नौशिया हो रहा है, थोड़ी देर में पेशेंट ड्राउजी हो जाता है, पहचान नहीं पाता है, और अगर उसको सही समय में ट्रीट ना किया करें तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जिसको बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। दूसरा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट एमआई।
एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको कि नॉर्मल हम लोग अपनी लैंग्वेज, ये पब्लिक की लैंग्वेज में बोलते हैं हार्ट अटैक पड़ना। तो हार्ट अटैक भी एक डायबिटीज का बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। जैसा मैंने कि पहले बताया कि डायबिटीज के पेशेंट्स की अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है तो हार्ट की वेसल्स में या नसों में ब्लॉकेज हो जाता है, और इसका अगर सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो पेशेंट को अचानक से हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इसमें पेशेंट को सीवियर पेन होगा, चेस्ट में उसको बीचों बीच में बहुत सीवियर पेन होगा, स्वेटिंग आएगी, और वो पेन किसी भी तरह से रिलीव नहीं होगा जब तक कि उसको आप हॉस्पिटल ना ले जाए। तो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। ये भी अगर सही समय पे इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ये भी एक डायबिटीज का बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। एक तीसरा कॉम्प्लिकेशन है ब्रेन स्ट्रोक। ये भी एक डायबिटीज का सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर ब्रेन की ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई, और ये नॉर्मली क्या होता है, धीरे धीरे ब्लॉकेज रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत नसों के अंदर ब्लड का प्रवाह रहता है, ब्लड की सप्लाई रहती है, लेकिन किसी कारण से अगर ये ब्लड की सप्लाई पूरी बाधित हो जाए, पूरा 100% ब्लॉकेज हो जाए, तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। सिमिलरली हार्ट स्ट्रोक भी होता है, हार्ट अटैक भी होता है। तो ब्रेन स्ट्रोक भी सडन होता है और हार्ट अटैक भी सडन होता है। होता क्या है कि ब्लॉकेज तो इसमें पहले से होता है, जो हार्ट की वेसल्स या ब्रेन की वेसल्स होती हैं उसमें 50% 60% ब्लॉकेज तो पहले से ही होता है। 30-40% वो वेसल खुली रहती है, जिनसे कि ब्लड सप्लाई धीरे धीरे होती रहती है। लेकिन अगर कोई थ्रोम्बस या कोई क्लॉट इसके अंदर जाके फंस गया तो ये पूरा 100% ब्लॉक हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में पेशेंट को सीवियर हार्ट अटैक पड़ता है या ब्रेन स्ट्रोक होता है। जो वेसल इन्वॉल्व होगी, अगर ब्रेन की वेसल इन्वॉल्व हुई तो उसको ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा, हार्ट की वेसल इन्वॉल्व हुई तो वो हार्ट अटैक पड़ेगा। तो ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है, और सही समय पे अगर पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं ले जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए ये कॉम्प्लिकेशन को जानना बहुत जरूरी है। तो ये तीनों इसके सीरियस कॉम्प्लिकेशन। अभी तक हमने जाना कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। अब सर ये बताइए कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बचाव कैसे करें। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके सिम्टम मालूम होने चाहिए कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के सिम्टम क्या है। जैसे कि किसी भी पेशेंट की ब्लड शुगर बहुत दिनों तक अगर बढ़ी रहेगी तो उसको ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन एक दिन में डेवलप नहीं होते हैं। तो बचाव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना। अगर आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल है तो ये कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो इसको हम जानेंगे कैसे, क्योंकि सिम्टम अचानक आते हैं, तो शुरू में सिम्टम नहीं आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एटलीस्ट महीने में एक बार, जो भी डायबिटीज़ के लोग हैं उनको महीने में एक बार अपनी ब्लड शुगर, फास्टिंग और पीपी जरूर चेक करानी चाहिए, चाहे वो कंट्रोल हो या अनकंट्रोल है। अगर अनकंट्रोल है तो हफ्ते में एक बार करानी है, और अगर कंट्रोल भी चल रही है तो महीने में एक बार खाली पेट की शुगर, जिसको फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं, और खाने के 2 घंटे के बाद की ब्लड शुगर, जिसको पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये महीने में एक बार जरूर चेक कराना है, और हर 3 महीने में HbA1c कराना है। अगर ये नॉर्मल है तो ये सब कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर ये ब्लड शुगर बढ़ी हुई है और HbA1c भी बढ़ा हुआ है बहुत दिनों तक, तो इसको हल्के में ना लें, क्योंकि एक दिन में ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। अगर ब्लड शुगर बहुत दिनों तक बढ़ी रहेगी तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसके अलावा हमें लिपिड प्रोफाइल भी कराना होता है, क्योंकि हार्ट अटैक के लिए सिर्फ एक डायबिटीज़ ही जिम्मेदार नहीं है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आपकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, तो ये भी हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण है। तो इसके लिए और ये सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, आपको ब्लड शुगर रेगुलर चेक करानी है और उसको कंट्रोल करना है। दूसरा, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को क्विट करना है, स्मोकिंग को बिल्कुल बंद करना है। तीसरा, आपको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है। और चौथा, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से बाहर आना है। कम से कम आधा घंटा डेली वॉक करें या एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल हो, और रेगुलर डॉक्टर के टच में रहें या फॉलोअप पे रहें। तो ये सारे चीज़ों से हम डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये पॉडकास्ट या जो ये डिस्कशन था पसंद आया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सब शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।